नमस्कार दोस्तों। तो आज की लास्ट क्लास लेके आए हैं। ठीक है, मतलब ये आज की लास्ट क्लास रहेगी। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डेयरी गाय रहती है, यानी कि जिन गायों का डेयरी में उपयोग होता है उनमें जो काल्स रहते हैं, मतलब काल रहते हैं, कौन कौन से काल रहते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि डेयरी गाय में या डेयरी गाय के काल अंतराल, यानी कि जो गाय डेयरी में पाली जाती है उनके जो काल और अंतराल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मान लो कोई गाय है। ठीक है, मान लो कोई गाय है, उसका प्रसव हुआ है आज, यानी कि आज वो ब्याई है। आज तारीख क्या है? 30 तारीख। ठीक है, 30 सितंबर। ठीक है, 25। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो गाय है उसमें कौन कौन से काल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से काल रहेंगे? तो पहला तो रहेगा दुग्ध काल, जिसमें गाय दूध देती है। ठीक है, जिसमें गाय दूध देती है उसको बोलेंगे हम दुग्ध काल, जो कि 10 महीने का होता है। उसके बाद आएगा शुष्क काल। शुष्क काल जिसमें गाय दूध नहीं देती उसको बोलेंगे हम शुष्क काल, वो रहता है 2 महीने का। उसके बाद आएगा प्रसव अंतराल, पहले प्रसव से लेके दूसरे प्रसव तक के बीच का अंतराल, जिसमें आ गया दूध काल भी आ गया और जो उसका ड्राई पीरियड, यानी कि जिसमें वो दूध नहीं दे रही वो भी आ गया। ठीक है, यानी कि टोटल 12 महीने का उसका प्रसव अंतराल रहता है। ठीक है, और अब मान लो कि एक गाय है जिसका आज प्रसव हुआ है, यानी कि 30 सितंबर 2025 को उसका प्रसव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इसका दुग्ध काल रहेगा। दुग्ध काल को ही हम बोलेंगे लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, तो इसका लैक्टेशन जो पीरियड रहा वो रहा 10 महीने का। 10 माह का इसका लैक्टेशन पीरियड है, यानी 10 महीने तक इसने दूध दिया। उसके बाद आएगा इसका ड्राई पीरियड या फिर शुष्क काल। ड्राई पीरियड कितना रहेगा? तो ये रहेगा 2 महीने का, 2 माह। ठीक है, अब आप बोलोगे कि दुग्ध काल क्या रहता है? तो दुग्ध काल यानी कि प्रसव से लेकर कोई भी गाय मतलब दूध काल क्या रहता है? जो काल जिसमें गाय दूध देती है उसको हम दुग्ध काल बोलते हैं। वो चालू कब से होता है? तो प्रसव से लेकर ड्राई पीरियड के बीच के तक होता है। ठीक है, यानी कि दुग्ध काल किसे कहते हैं? तो प्रसव से लेकर जब तक गाय दूध दे उस काल को हम कहेंगे दुग्ध काल। और शुष्क काल या फिर ड्राई पीरियड किसे कहेंगे? तो शुष्क काल या ड्राई पीरियड कहेंगे जब तक गाय दूध देना बंद करे तब से लेकर जो प्रसव तक, अगले प्रसव तक का समय, यानी कि अगले प्रसव तक का समय हम बोलेंगे शुष्क काल, यानी कि ये लगभग 2 महीने का होता है और दुग्ध काल 10 महीने का होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझाऊंगा कि दुग्ध काल किसे कहते हैं। तो प्रसव से लेकर जब तक गाय दूध दे उस काल को बोलेंगे हम दुग्ध काल, और ये होता है 10 महीने का। ठीक है, और शुष्क काल कब बोलेंगे? तो जब गाय दूध देना बंद करे तब से लेकर अगले प्रसव तक का समय शुष्क काल कहलाता है। दुग्ध काल में क्या रखा होगा? तो गाय दूध देगी, और शुष्क काल में क्या रहेगा कि गाय से दूध नहीं निकला। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि दूध काल और ड्राई पीरियड। ठीक है, दूध काल किसे कहेंगे? तो प्रसव से लेकर जब तक गाय दूध देती है उस बीच के काल को हम बोलेंगे दुग्ध काल, जो कि 10 महीने का रहता है। और ड्राई पीरियड या शुष्क काल किसे कहेंगे? तो जब से गाय दूध देना बंद करे तब से लेकर अगले प्रसव तक का समय, जो होता है 2 महीने का। ठीक है, और एक प्रसव से दूसरे प्रसव तक का अंतराल कहलाता है प्रसव अंतराल। ये हो गया प्रसव अंतराल, और ये होता है 283 दिन का। ठीक है, ये होता है 12 महीने का, 283 के दिन का तो उसका गर्भकाल होता है। प्रसव अंतराल यानी कि काल्विक इंटरवल।
काल्विंग इंटरवल। ठीक है, यानी कि मान लो कि आज 30 सितंबर 2025 है, तो अगली 30 सितंबर 2026 को ये गाय अगला प्रसव करेगी और इसका ड्राई पीरियड जो आएगा वो आएगा 30 जुलाई को। ठीक है, यूँ मान के चलते हैं हम, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर गाय का दुग्ध काल देखें तो वो 10 महीने का ही होता है और ड्राई पीरियड 2 माह का होना ही चाहिए। यानी कि अगर देखें तो जो गाय जो नॉर्मली डेयरी के यूज़ में ले रहे हैं उसको उसमें 10 महीने ही दुग्ध काल रखेंगे और 2 महीने तक उसमें ड्राई पीरियड रखना अनिवार्य है, ताकि ड्राई पीरियड से क्या होगा कि अगला जब भी दूध उत्पादन होगा, यानी कि जब भी प्रसव होगा तब दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। अगर ड्राई पीरियड नहीं रखा 2 महीने का मिनिमम तो दूध उत्पादन में गिरावट आएगी। और एक प्रसव से दूसरे प्रसव का बीच का जो अंतराल रहता है उसको बोलेंगे हम प्रसव अंतराल, और ये रहता है 12 महीने तक। यानी कि अगर गाय आज ब्यात हुआ है तो अगले साल की 30 तारीख को उसका फिर से ब्यात होगा। ठीक है, इसे बोलेंगे हम दुग्ध काल बोलेंगे हम, जिस काल में गाय प्रसव से लेकर दूध देती है उस काल को। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे गाय का दुग्ध काल। पहला हम लिखेंगे गाय का दुग्ध काल या लैक्टेशन पीरियड कितना होता है, तो ये होता है 10 माह का। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड होता है 10 माह का। फिर हम देखेंगे कि गाय में जो शुष्क काल होता है यानी कि ड्राई पीरियड, तो गाय का शुष्क काल या ड्राई पीरियड जिसमें गाय दूध नहीं देती वो कितना होता है 2 महीने का। ठीक है, वो 2 महीने का। और प्रसव अंतराल यानी कि एक प्रसव से दूसरे प्रसव के बीच में जो अंतराल होता है उसको बोलेंगे हम प्रसव अंतराल। तो प्रसव अंतराल, अब प्रसव अंतराल बोलेंगे किससे, तो लगातार 2 प्रसव के बीच का समय। ठीक है, तो लगातार 2 प्रसव के बीच का समय, लगातार 2 प्रसव के बीच का समय यानी कि एक प्रसव से दूसरे प्रसव का बीच का समय। ठीक है, यानी कि एक प्रसव से दूसरे प्रसव में लगा जो समय रहता है उसको प्रसव अंतराल कहते हैं, जिसे बोलेंगे 2 प्रसव के बीच का समय। ठीक है, लगातार 2 प्रसव के बीच का समय। अब जो प्रसव अंतराल रहता है वो रहता है 12 महीने का। ठीक है, प्रसव अंतराल जो रहता है वो 12 महीने का रहता है। तो इसमें दुग्ध काल भी आ गया और शुष्क काल भी आ गया, तो इसमें दुग्ध काल प्लस शुष्क काल। ठीक है, ये दोनों मिला के होता है, यानी कि उसमें 10 महीने दूध काल आ गए और 2 महीने आ गए वो शुष्क काल के आ गए। और उसके बाद अगर दूसरे टर्म में देखें तो सर्विस टाइम यानी कि गाय का जब प्रसव हुआ उससे लेकर जब तक बच्चे का मतलब वीनिंग करवा दे। बच्चे की वीनिंग कब करवाते, तो लगभग करवाते 3 माह की उम्र पर। ठीक है, बच्चे की वीनिंग कब करवाएंगे, हमने पहले भी पढ़ा कि बच्चे की वीनिंग कब करवाते, तो 3 माह की उम्र पर बच्चे की वीनिंग करवाते। तो पहले बच्चे का मतलब उसकी वीनिंग करवाई, उसको दूध छुड़वाया, तो फिर हम तुरंत ही, ठीक है, पहले बच्चे का दूध छूट गया उसके बाद तुरंत ही हम दूसरे बच्चे का जुगाड़ करेंगे। यानी दूसरे बच्चे का जुगाड़ यानी कि उसमें समागम करवाएंगे या फिर उसका एआई करवाएंगे या फिर उसकी नेचुरल मीटिंग करवाएंगे। ठीक है, तो वो नेचुरल मीटिंग कब करवाएंगे, वो करवाएंगे हम लगभग जब वो पहले बच्चे की वीनिंग कर देते हैं तब, यानी कि 3 महीने के अंतराल में। 3 महीने के अंतराल में यानी कि लगभग 85 दिन और 90 दिन, 85 से 90 दिन मानते हैं। बाकी अगर एवरेज मान ले तो 70 से 90 दिन माना जाता है, बाकी हम 85 दिन या 90 दिन भी कह सकते हैं। और इस काल को क्या बोलेंगे, सर्विस पीरियड। ठीक है, ये होता है 85 दिन से 90 दिन का। ठीक है, 85 दिन का मतलब प्रसव से मतलब प्रसव से ये 85 से 90 दिन तक का होता है। उसके बाद अब गाय कंजीव होगी, यानी कि गाय में समागम की प्रक्रिया मतलब पूर्ण हो गई, गाय कंजीव होगी। उसके बाद जो उसका गर्भकाल रहता है, यानी कि गर्भकाल
वो रहता है 283 दिन का। ठीक है, 283 और 85 दिन ये, यानी कि हो गए लगभग 12 महीने, यानी कि 9 महीने तो ये हुए और 3 महीने ये हुए, तो हो गए 12 महीने। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि गाय में दुग्ध काल 10 महीने का होता है, शुष्क काल 2 महीने का होता है, और दो प्रसव के बीच का जो अंतराल होता है उसको बोलेंगे प्रसव अंतराल, जो कि होता है 12 महीने का। और सर्विस पीरियड किसे कहेंगे, तो गाय जो बछड़ा रहता है उसकी वीनिंग करवाएंगे, उसके बाद ही उसका मतलब सर्विस पीरियड यानी कि उसका समागम करवाना। गाय के बछड़े के पहले जो बच्चा रहता है उसकी वीनिंग करवा के बाद गाय का तुरंत समागम करवाना, या उसकी एआई करवाना, या फिर उसकी नेचुरल मीटिंग करवाने को ही बोलेंगे हम सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड मतलब ये कब करवाएंगे हम समागम, तो जो पहले बच्चे की वीनिंग हुई यानी कि 3 महीने की उम्र पर हम 3 महीने पर प्रसव के बाद 3 महीने पर ये हम करवा देंगे। ठीक है, और गाय में जो गर्भकाल रहता है वो 283 दिन का होता है, यानी कि जो सर्विस पीरियड और गर्भकाल होता है वो मिलाकर 12 महीने का होता है। यानी कि अब सर्विस पीरियड, अब मान लो प्रसव से लेकर सर्विस पीरियड 3 महीने हुआ, और जब तक गाय गर्भित रहेगी तब का दिन हो गया 283 दिन, यानी कि लगभग 365 दिन ये हो रहे हैं। यानी कि गाय का एक प्रसव से दूसरे प्रसव में 12 महीने लगते हैं, एग्जैक्ट 12 महीने लगते हैं। एक दो दिन आगे पछाड़ हो सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट अगर यूँ माने तो उसमें 12 महीने लगते हैं। ठीक है, यानी कि गाय आज 30 तारीख को आज 30 तारीख है, तो आज अगर उसका प्रसव हुआ तो अगले साल की 30 तारीख को उसका प्रसव होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि अगर ये साले जितने भी रूल है उसको फॉलो किया जाए, यानी कि उसकी 3 माह की उम्र पर उसका वापस उसकी नेचुरल मीटिंग या फिर एआई या फिर उसका समागम करवा दिया जाए, तो ही ये संभव है। अब बोलेंगे कि सर्विस टाइम किसे कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा चौथा, गाय में सर्विस टाइम। तो लिखेंगे कि सर्विस टाइम किसे कहते हैं, तो समागम या एआई का समय। ठीक है, समागम या एआई का समय या फिर नेचुरल मीटिंग का समय, इसको बोलेंगे हम सर्विस टाइम। ठीक है, सर्विस टाइम कहेंगे। और ये कब होता है, तो प्रसव से 85 दिन। ठीक है, यानी कि प्रसव से 85 दिन के बाद होता है। ठीक है, दिन बाद, या फिर 90 दिन ले लो, या अगर राउंड फिगर में पूछे तो 70 से 90 दिन। ठीक है, अगर राउंड फिगर में अगर पूछे तो प्रसव से 85 दिन, प्रसव से 90 दिन, या प्रसव से 70 से 90 दिन अगर राउंड फिगर में पूछ ले तो। ठीक है, उसके बाद गाय का गर्भकाल। ठीक है, गाय का गर्भकाल। ठीक है, यानी कि गाय में जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है, तो गाय में जो गर्भकाल होता है वो 283 दिन, यानी कि 9 माह और 9 दिन का होता है। गाय में जो गर्भकाल होता है वो 283 दिन, यानी कि 9 माह 9 दिन का होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। यानी कि अगर गाय में अगर 3 महीने की उम्र पर उसकी वापस समागम या मेटिंग करवा दी जाए तो वह अगले 283 दिन में उसका प्रसव वापस होगा, यानी कि लगभग अगले 12 महीनों में जिस प्रसव हुआ है उसके अगले 12 महीनों में दूसरा प्रसव भी हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम गर्भकाल, गर्भावधि या फिर गेस्टेशन पीरियड, या फिर गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गर्भकाल, गर्भावधि या गेस्टेशन पीरियड तो किसे बोलते हैं। ठीक है, तो गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि किसे बोलेंगे, तो जो जब गाय कंसीव होगी या गाय में जब समागम होगा तब से लेकर जब तक उसके प्रसव का बीच प्रसव हो, यानी कि गाय की ब्यात हो, तब तक का उसका जो समय रहता है वो गर्भकाल कहलाता है। यानी कि गाय में जब समागम हो, जब निषेचन हो, जब निषेचन से लेकर उसमें प्रसव तक का समय जो रहता है उसको बोलेंगे हम गर्भकाल या गर्भावधि। ठीक है, तो निषेचन से लेकर
प्रसव तक की समयावधि। ठीक है, यानी कि प्रसव से लेकर निषेचन से लेकर प्रसव तक की जो समयावधि रहती है, उसका बीच का जो टाइम पीरियड रहता है, उसको ही हम बोलेंगे गर्भकाल या गर्भावधि। अब गर्भकाल या गर्भावधि इनके मतलब 3 ट्राइमेस्टर में ये होता है। ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर में होता है। 3 ट्राइमेस्टर का मतलब जो उसका गर्भकाल रहता है उसका 3 भाग कर देते हैं। अब 3 भाग करेंगे, ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीने नहीं होता। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है जितने भी उसकी गर्भकाल हो उसके 3 महीने मतलब 3 पार्ट करना, उनको 3 हिस्सों में बांटना। मतलब जो ट्राइमेस्टर होता है वो 3 महीने, उसका मतलब 3 महीने नहीं होता। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि जितनी भी गर्भकाल है उसका 3 भागों में उसको बांट देना। अब मान लो कि कुतिया जो होती है उसका जो गर्भकाल है वो 60 दिन का है। ठीक है, कुतिया का जो गर्भकाल है वो 60 दिन का ही है, तो उसमें ट्राइमेस्टर कितने दिन का होगा? तो उसमें 3 महीने तो आएंगे ही नहीं, उसमें आएंगे 20-20 दिन के 3 ट्राइमेस्टर। यानी कि ट्राइमेस्टर जितने भी जो टोटल गर्भावधि है उसको 3 भागों में बांटना ही ट्राइमेस्टर कहलाता है। ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीने नहीं होता है। टोटल जितनी भी गर्भावधि है उसको 3 बराबर भागों में बांटना ही ट्राइमेस्टर कहलाता है। ठीक है, तो जानवर के गर्भकाल को 3 बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है? तो ट्राइमेस्टर कहलाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम, जानवर के गर्भकाल को 3 बराबर भागों में बांटना ट्राइमेस्टर कहलाता है। ट्राइमेस्टर यानी कि ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीने नहीं है। ट्राइमेस्टर का मतलब टोटल जितना भी गर्भकाल है उसको 3 बराबर भागों में बांटना ट्राइमेस्टर कहलाता है। ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटना ट्राइमेस्टर कहलाता है, यानी कि प्रत्येक जो भाग रहेगा उसको ट्राइमेस्टर हम बोलेंगे। ठीक है, और भ्रूण में जो सबसे ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि भ्रूण को सबसे ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई होगी वो अंतिम ट्राइमेस्टर में होगी। अंतिम ट्राइमेस्टर कौन सा रहता है? 3rd ट्राइमेस्टर, क्योंकि ट्राइमेस्टर यानी कि 3 बराबर भागों में बांटना, तो अंतिम ट्राइमेस्टर कौन सा रहा? 3rd ट्राइमेस्टर ही रहा। तो भ्रूण को सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई अंतिम ट्राइमेस्टर में होती है। क्यों? तो क्यों होगी? तो जो भ्रूण में जो भ्रूण की जो मतलब विकास रहता है, भ्रूण का विकास जो होता है वो मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है। भ्रूण का विकास 1st ट्राइमेस्टर में थोड़ा कम होगा, उससे ज़्यादा 2nd ट्राइमेस्टर में होगा, 3rd ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा, यानी कि टोटल अगर विकास गिने तो 3rd ट्राइमेस्टर में ही होता है। ठीक है, यानी कि भ्रूण को सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई 3rd ट्राइमेस्टर में ही होगी। क्यों होगी? तो भ्रूण का विकास सबसे ज़्यादा तभी होता है, इसलिए। ठीक है, उसको अतिरिक्त पोषण कब खिलाना चाहिए? तो 3rd ट्राइमेस्टर में ही खिलाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास तभी हो रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी तभी है। तो उसको जो अतिरिक्त पोषण हम दे रहे, अतिरिक्त जो भोजन हम दे रहे, जो गर्भावस्था राशन हम दे रहे उसको, वो 3rd ट्राइमेस्टर में ही देना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे कि भ्रूण का विकास। ठीक है, यानी कि भ्रूण में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई, भ्रूण में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई कब होगी? तो 3rd ट्राइमेस्टर में। ठीक है, अब 3rd ट्राइमेस्टर में अगर ब्लड सप्लाई हुई, यानी कि ये तो होता ही है, यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी ही। यानी ब्लड में अगर गर्भ में 3rd ट्राइमेस्टर में ब्लड सप्लाई हुई तो क्या रहेगा कि उसको भ्रूण को पोषक तत्व भी ज़्यादा मिलेंगे, तो उसका विकास भी ज़्यादा होगा, और उसमें जो गाय को जो गर्भावस्था राशन है वो भी 3rd ट्राइमेस्टर में ही खिलाएंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन और पोषक तत्व का मतलब पोषक तत्व भी ज़्यादा पहुँचेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की ऑक्सीजन और
पोषक तत्व की सप्लाई भी ज़्यादा होगी, पोषक तत्व की सप्लाई, ठीक है, यानी कि विकास होना शुरू हो गया, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसमें उसको ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, तो भ्रूण का वजन तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो भ्रूण के वजन में तेजी से बढ़ोतरी होगी, ठीक है, भ्रूण का वजन तेजी से बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, भ्रूण को फिर भ्रूण को ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए माँ को गर्भावस्था राशन, इसलिए माँ को गर्भावस्था राशन कब देना चाहिए, तो 3rd ट्राइमेस्टर में देते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे, यानी कि जो भ्रूण है उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा जो विकास होगा भ्रूण का वो 2nd ट्राइमेस्टर में होगा, और 2nd ट्राइमेस्टर से ज़्यादा विकास, यानी कि लगभग आधे से भी ज़्यादा विकास 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। यानी सबसे ज़्यादा विकास होगा वो 3rd ट्राइमेस्टर में होगा, तो ब्लड की सप्लाई ज़्यादा पहुँचेगी, तो उसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई भी ज़्यादा पहुँचेगी। तो क्या होगा, तो ब्लड जो भ्रूण है उसका वजन तेज़ी से बढ़ेगा, तो भ्रूण में तेज़ी से उसका वजन बढ़ेगा, तो माँ को जो रहता है या गर्भ को जो रहता है वो अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो माँ रहती है या जो मादा रहती है उसको जो अंतिम ट्राइमेस्टर यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर उसमें गर्भावस्था राशन या जो भी हम एक्स्ट्रा राशन देते हैं वो खिलाते हैं, ठीक है। और अगर मतलब यूँ मान लो कि नॉर्मली जन्म के पश्चात जो बछड़ा रहता है और जो बछड़ी रहती है, ठीक है, बछड़ा रहता है और बछड़ी रहती है, तो जो बछड़ा रहता है वो थोड़ा जन्म होने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें जो शारीरिक अंग है वो थोड़ा विकास होने में उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो मादा रहती है उसमें शारीरिक अंग जल्दी से विकास हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सामान्यतः जन्म के समय बछड़े का गर्भकाल बछड़ी से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है, तो जब बछड़ा गर्भ में होता है तो उस क्योंकि बछड़े में शारीरिक अंगों का विकास होने में समय लगता है, और बछड़ी का क्यों होता है, तो बछड़े में जो शारीरिक अंग का विकास होने में उसमें थोड़ा समय लगता है। तो क्या होगा, तो जो बछड़ा रहता है, बछड़े का गर्भकाल वो रहता है, जो नॉर्मली जो बछड़े का गर्भकाल रहता है वो लगभग 290 दिन का होता है, और बछड़ी का गर्भकाल रहता है, बछड़ी का गर्भकाल होता है वो होता है 275 दिन, और इन दोनों का राउंड फिगर हम लेते हैं 285 दिन, यानी कि सामान्य जो बछड़ा रहता है उसका जो गर्भकाल रहता है वो बछड़ी से ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है, तो बछड़े में शारीरिक अंगों का विकास होने में थोड़ा समय लगता है इसलिए, ठीक है। और बछड़े और बछड़ी का गर्भकाल देखें तो बछड़ी का गर्भकाल बछड़े से कम है, देखिए, तो बछड़े का गर्भकाल रहता है वो 290 दिन होता है लगभग मानो तो एवरेज, और बछड़ी का लगभग एवरेज होता है
वो 275 दिन होता है, जिसका एवरेज हम लिखाते हैं 285 दिन। ठीक है, यानी कि लगभग, ऐसा नहीं है कि कंफर्म यही होता है, ये लगभग होता है। ठीक है, यानी कि लगभग इतने दिन होता है। ठीक है, अब जो भी हम फटाफट पढ़ लेंगे थोड़ा, अब टाइम थोड़ा कम है बहुत, तो अब हम पढ़ेंगे कि जानवरों में गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है। तो जानवरों में गर्भकाल, तो किस किस जानवर में कितना कितना गर्भकाल रहता है। तो पहला हम लिखेंगे गाय का। गाय में रहता है 283 दिन, यानी कि 9 माह 9 दिन। फिर हम लेंगे भैंस। भैंस में होता है 310 दिन, यानी कि 10 माह 10 दिन। उसके बाद लेंगे हम भेड़। भेड़ में होगा 145 दिन, यानी कि 5 माह माइनस 5 दिन। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे बकरी का। बकरी का गर्भकाल रहता है 100, यहाँ पर देखो, ये जो भेड़ है उसमें जब अगर जिस भेड़ का मतलब जिस भेड़ को हम उनके हिसाब से जो पाल रहे, वो उस जो भेड़ रहती है उसका जो गर्भकाल रहता है वो 150 दिन तक रहता है, यानी कि वुल ब्रीड का जो गर्भकाल रहता है वो 150 दिन रहता है। ठीक है, यानी कि जिन भेड़ को हम उनके उद्देश्य से पाल रहे हैं उनका जो गर्भकाल रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है नॉर्मल ब्रीड से। उसके बाद हम पढ़ेंगे बकरी का। बकरी का गर्भकाल रहता है 155 दिन, 155 दिन, यानी कि 5 माह प्लस 5 दिन। ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी। फिर पढ़ेंगे हम घोड़ी का, इसके बाद हम लेंगे सूरी का। ठीक है, सूरी का जो गर्भकाल रहता है वो रहता है 114 दिन। ठीक है, सूरी का जो गर्भकाल रहता है वो रहता है 114 दिन, यानी कि 114, हाँ 114 दिन, यानी कि 3 माह प्लस 3 सप्ताह प्लस 3 दिन। ठीक है, यानी कि सूर्य का जो गर्भकाल रहता है वो 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, यानी कि 114 दिन रहता है। उसके बाद हम देखेंगे घोड़ी का कि घोड़ी का गर्भकाल कितना रहता है। तो 341 दिन, 341 दिन, यानी कि 341 दिन, यानी कि 11 माह प्लस 11 दिन। ठीक है, अब देखो गाय का जो गर्भकाल रहता है वो रहता है 283 दिन। ठीक है, गाय का जो गर्भकाल रहता है वो रहता है 283 दिन, जिसे 9 माह 9 दिन भी कह सकते हैं। भैंस का जो गर्भकाल रहता है वो 310 दिन रहता है, जिसे 10 माह 10 दिन भी कह सकते हैं। भेड़ का जो गर्भकाल रहता है वो 145 दिन रहता है, जिसे 5 माह में से 5 दिन निकाल दो। और जो वुल ब्रीड रहते हैं जिनका हम उपयोग उनके पर्पज से करते हैं, उनका जो गर्भकाल रहता है वो 150 दिन का रहता है। और बकरी का गर्भकाल रहता है 155 दिन, यानी कि 5 माह और 5 दिन। सूरी का जो गर्भकाल रहता है वो 114 दिन रहता है, यानी कि 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन। घोड़ी का जो गर्भकाल रहता है वो 341 दिन रहता है, यानी कि 11 माह और 11 दिन। ठीक है, कहाँ तक हो गया था? घोड़ी तक। ठीक है, घोड़ी तक हो गया। अब पढ़ेंगे हम ऊँटनी का। ऊँटनी का जो गर्भकाल रहता है वो रहता है 390 दिन, 390 दिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुत्ता बिल्ली का जो गर्भकाल रहता है वो रहता है 62 दिन। ठीक है, उसके बाद अगर खरगोश का अगर गर्भकाल निकाले तो वो रहता है 30 से 32 दिन, 30 से 32 दिन।
2 माह 2 दिन, और इसको जो मान लो 1 माह 1 दिन। ठीक है। अगर घुटनी का अगर गर्भकाल देखें 390 दिन, कुत्ता और बिल्ली का गर्भकाल देखें तो 62 दिन, 60 से 62 दिन, 60 से 62 दिन, यानी कि 2 माह 2 दिन, 2 माह प्लस 2 दिन। और खरगोश का अगर देखें तो 30 से 32 दिन, यानी कि 1 माह प्लस 1 दिन। ठीक है। अब थोड़ी गर्भकाल से हम रिलेटेड थोड़ी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। गर्भकाल से थोड़ी रिलेटेड हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, शब्दावली। ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कि जो माँ के साथ जो बच्चों का समूह रहता है, माँ के साथ बच्चों का समूह, जो जानवर रहते हैं उनके माँ के साथ बच्चों का जो समूह रहता है। पहला हम देखेंगे कि गाय या भैंस, गाय और भैंस का जो समूह रहता है वो बोलेंगे हम काफ एट फुट। ठीक है। यानी कि गाय भैंस के पैरों में उनके बच्चे, यानी कि काफ एट फुट। दूसरा लेंगे हम घोड़ी, घोड़ी का रहेगा फॉल एट फुट। ठीक है। गाय भैंस में काफ एट फुट, यानी कि जो गाय के जो बच्चे रहते हैं उनको काफ बोलेंगे, तो काफ उनके गाय के पैरों में है, यानी काफ एट फुट, यानी कि गाय भैंस के जो उनके बच्चों के साथ जो समूह रहता है। घोड़ी में फॉल एट फुट, जो घोड़ी के जो बच्चे रहते हैं उनको हम बोलते हैं फॉल, फॉल एट फुट, यानी कि जो घोड़ी के बच्चे वो उनके पैरों में हैं। तीसरा जो रहेगा, यानी अन्य जो जानवर हो गए जैसे कि भेड़, बकरी, सूरी, भेड़, बकरी, सूरी, उनको बोलेंगे हम सकलिंग। सकलिंग यानी कि जो स्तनपान कर रहे हैं उनको बोलेंगे हम सकलिंग। ठीक है। तो गाय माँ के साथ बच्चों का जो समूह रहेगा वो क्या कहेंगे, तो गाय भैंस के जो साथ समूह रहेगा उसको काफ एट फुट बोलेंगे। घोड़ी के साथ उसके बच्चे को समूह को बोलेंगे फॉल एट फुट। भेड़, बकरी और सूरी में बोलेंगे सकलिंग। ठीक है। यानी कि गाय और भेड़ के बच्चे को, सॉरी, गाय और भैंस के बच्चे को बोलेंगे काफ, तो काफ एट फुट। घोड़ी के बच्चे को बोलेंगे फॉल, यानी कि फॉल एट फुट। भेड़ बकरी और सूअर में बोलेंगे सकलिंग। सकलिंग का मतलब होता है स्तनपान, यानी कि। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जानवरों की प्रजातियाँ किस प्रकार है। तो जानवरों की प्रजाति, कौन कौन से जानवर की क्या क्या प्रजाति है। तो पहला हम देखेंगे कि गाय और भैंस। गाय भैंस की प्रजाति क्या है, तो बोवाइन। गाय भैंस की प्रजाति अगर पूछे तो बोवाइन। उसके बाद अगर भेड़ की पूछे तो भेड़ को बोलते हैं हम ओविस एरिस, तो इसको बोलेंगे ओवाइन, ओवाइन। ठीक है। बकरी को बोलते हैं हम कैप्रा हिरकस, इसको बोलेंगे कैप्राइन, कैप्राइन। ठीक है। कैप्राइन। ठीक है। अब सॉरी, हाँ, अब बकरी को बोलते हैं हम कैप्रा हिरकस, यानी कि कैप्राइन। सूरी को बोलते हैं हम स्विस, तो इसकी जो प्रजाति बोलेंगे वो स्वाइन। ठीक है। उसके बाद जो सुअर रहता है उसको स्वाइन बोलेंगे, जो घोड़ा रहता है उसको इक्वाइन बोलेंगे। घोड़ा की प्रजाति को बोलेंगे हम इक्वाइन। ठीक है। प्रजाति घोड़े की जो प्रजाति रहेगी उसको बोलेंगे हम इक्वाइन। उसके बाद कुत्ता कैनाइन, कुत्ता कैनाइन, कैनाइन। बिल्ली फेलाइन। ठीक है। यानी कि जानवर की जो प्रजाति है उनको क्या बोलेंगे, गाय और भैंस की प्रजाति को बोलेंगे बोवाइन, भेड़ की प्रजाति को बोलेंगे ओवाइन, बकरी की प्रजाति को बोलेंगे कैप्राइन, सूअर की प्रजाति को बोलेंगे स्वाइन, घोड़े की प्रजाति को बोलेंगे इक्वाइन, कुत्ते की प्रजाति को बोलेंगे कैनाइन, बिल्ली की प्रजाति को बोलेंगे फेलाइन। यानी कि जो उनके वैज्ञानिक नाम है उनके आगे ही लगभग मान लो। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम ये जो ओपन एनिमल और क्लोज एनिमल किसे कहते हैं। ठीक है। तो ओपन एनिमल
ओपन एनिमल किसे कहेंगे? तो ओपन एनिमल ऐसे कहेंगे कि ऐसी जवान मादा जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो या जिसका कभी प्रसव नहीं हुआ हो, उसको बोलेंगे हम ओपन एनिमल। यानी कि ऐसी जवान मादा जिसके साथ कभी प्रजनन नहीं हुआ हो, यानी कि ऐसी जवान मादा जिसके साथ कभी प्रजनन नहीं हुआ हो, उसको तो हम बोलेंगे ओपन एनिमल। और दूसरा आएगा क्लोज्ड एनिमल। क्लोज्ड एनिमल, क्लोज्ड एनिमल किसे बोलेंगे? तो जो जानवर प्रेग्नेंट हो उसको बोलेंगे हम क्लोज एनिमल। ठीक है, जो जानवर या जो मादा या वो मादा वे मतलब जो मादा प्रेग्नेंट हो। ठीक है, देखो अब जानवर की प्रजाति में गाय और भैंस की प्रजाति को बोलेंगे बोवाइन, भेड़ की प्रजाति को बोलेंगे ओवाइन, बकरी की प्रजाति को बोलेंगे कैप्राइन, सुअर की प्रजाति को बोलेंगे स्वाइन, घोड़े की प्रजाति को बोलेंगे इक्वाइन, कुत्ते की प्रजाति को बोलेंगे कैनाइन, बिल्ली की प्रजाति को बोलेंगे फेलाइन। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, इसको नॉर्मली याद करना ही है। और ओपन एनिमल किसे कहेंगे? यानी कि ऐसी मादा जिसके साथ कभी भी प्रजनन नहीं हुआ, जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, उसको बोलेंगे ओपन एनिमल। ओपन एनिमल किसे बोलेंगे? ऐसी जवान मादा जिसके साथ कभी भी प्रजनन नहीं हुआ हो। ठीक है, उसके बाद क्लोज एनिमल किसे बोलेंगे? ऐसी मादा या ऐसी जवान मादा जो प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर। आज इतना ही पढ़ेंगे हम। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।